सो वेलकम क्लास। मेरा नाम भूपेंद्र है और आज हम बात करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन। ऑलरेडी हम 4 क्लासेस फ्रेंच रेवोल्यूशन पर कर चुके हैं। आज हमारी लास्ट क्लास होगी जिसमें हम आउटकम देखेंगे। हम देखेंगे कि किस तरीके से नेपोलियन पावर में आता है और पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन से देश दुनिया को क्या मिलता है, हमें क्या देखने को मिलता है और हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो किस तरीके से इम्पैक्ट करता है या इंस्पायर करता है फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन। बहुत से इवेंट ऐसे हैं जो फ्रेंच में घटित हुए और सेम तरीके के इवेंट हमें इंडिया में भी फ्रीडम स्ट्रगल में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि देखो चीजें क्या है कि अ, हम ग्लोबल वर्ल्ड में जाना शुरू कर देते हैं इस इवेंट के बाद से। एक दुनिया में कहीं पर कुछ घटित होता है तो उसका पूरा इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ना शुरू हो जाता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन उनमें एक पहला उदाहरण है कि जिसमें फ्रेंच में जो भी घटित होता है हमें वो वर्ल्ड में देखने को मिलता है। ठीक है, ऑलरेडी हम 5 4 क्लासेस कर चुके हैं, ये हमारी फिर तो लास्ट क्लास रहेगी। तो अगर आपने कवर नहीं किया है, क्लास नहीं अटेंड की है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जाके पहले उन्हें देख लें, है ना। तो आपको ज्यादा बेहतर चीजें समझ में आएंगी। फिलहाल देख लेते हैं हमने क्या क्या कवर कर चुके हैं। तो हम फ्रेंच में दो पावर सेंटर हैं, दो कंसर्न बॉडीज हैं, एक तो मोनार्की है और एक सोसाइटी है। मोनार्की अपने परेशानियों से परेशान है ना, और सोसाइटी अलग इसकी परेशानी चल रही है। ठीक है? हमने ये देखा बच्चे कि फ्रांस में सोसाइटी किस तरीके से अरेंज है और मोनार्की किस तरीके से अरेंज थी। सोसाइटीज डिवाइड कितने में पार्ट्स में थी ये हमने देखा। हमने दोनों के अपने अपने कंसर्न देखे और स्टेट का सॉरी सब्जेक्ट्स, हमारी जो सोसाइटी है उस पर दो तरीके से परेशानियां आ रही थी, एक स्टेट के थ्रू और एक चर्च के थ्रू, ये भी हमने देखी। सोसाइटी के अलावा हम ये देखते हैं चर्च मोनार्की और सोसाइटी के अलावा हम ये देखते हैं फ्रांस एज ए कंट्री क्या चैलेंजेस फेस कर रहा था, जो पॉपुलेशन और इकोनॉमिक ट्रबल्स थे हमने देखा बच्चे कि 18 सेंचुरी में ही क्यों ये रेवोल्यूशन आता है, इससे पहले और इसके बाद क्यों नहीं आता। हमने ये भी देखा कि ये नया चीजें, नए प्रोफेशन लेकर आता है, नए थिंकर्स का इम्पैक्ट क्या रहता है, इनके सोच का, इनके जनरल्स का। हमने ये देखा कि जो आपकी न्यूज़ है, जो आपकी इंफॉर्मेशन है, वो एक रेवोल्यूशन को कैसे फ्यूल प्रोवाइड करा सकती है। ठीक है, मिडिल क्लास और लोअर क्लास कैसे ग्राउंड क्रिएट करते हैं किसी रेवोल्यूशन के लिए। और ठीक है, स्पार्क मूवमेंट्स हमने देखे, स्टेट से कुछ गलतियां हैं जिसकी वजह से स्पार्क मूवमेंट क्रिएट होते हैं। ठीक है, हमने उसका इम्पैक्ट भी देखा, नेशनल असेंबली भी इनकी हुई बनते हुए देखी थी हमने। हमने इनका पहला कॉन्स्टिट्यूशन भी बनते हुए देखा। कुछ इम्पैक्ट्स रहे, मेजर इम्पैक्ट्स हमने देखे, प्रिंसिपल्स इस्टेब्लिश होते हैं, ये भी हमने देखा, है ना। इनका जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से डिवीजन ऑफ पावर, लिमिटेशन ऑफ पावर क्रिएट करता है। साथ साथ ही नई सोसाइटी है तो नई सोसाइटी डेवलप होती है तो उसमें किस तरीके से चीजें चलती हैं, है ना। सिटीजन्स किस तरीके से कैटेगराइज किए जाते हैं। और जैसे कि डिवीजन ऑफ पावर जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में डिवाइड कर दी जाती है। हमने प्रिंसिपल, जैसा कि मैंने बताया कि नेचुरल राइट्स यहाँ से इवॉल्व होते हुए देखे और बाय बर्थ ये मिलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कुछ सिंबल्स हैं जो ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन इस्तेमाल हुए और ऐसे ही कुछ सिंबल्स हमें इंडियन में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, हमें देखने को मिलता है जैकोबिन क्लब जो कि काफी फेमस रहा है और इसका इम्पैक्ट अगर आप देख पाओ तो मैसूर वॉर में भी देख पाओगे, है ना। वहां से भी कनेक्शन जोड़ पाओगे अगर देखना चाहो तो, है ना। तो आप देख पाओगे कि मैसूर में, कर्नाटक में ये चीजें देखने को मिलेंगी आपको। आपको देखने को मिलेगा कि रिंग ऑफ टेरर चलता है, लोग डरे हुए सहमे रहते हैं, ये सब चीजें हम देख पाते हैं। ठीक है, अब इन सब से आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि वुमेन्स को क्या मिला। ठीक है, वुमेन्स क्या कर रही थी, व्हाट वुमेन गेट, इन्हें क्या मिलता है। ये जो महिलाएं हैं ये अपनी स्ट्रगल कर रही हैं अपनी फ्रीडम के लिए, अपने हकों के लिए, इन्हें क्या मिलता है। तो बच्चे, स्कूलिंग एक तरीके से कंपलसरी कर दी गई थी। स्कूलिंग वाज कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स, सभी लड़कियों के लिए। ठीक है, हम देखते हैं बच्चे कि जो मैरिजेस हैं पहले अगेंस्ट द विल कर दी जाती थी, फादर्स जिसको चाहते थे उसको शादी करा देते थे उसके साथ, है ना। तो अब ये सिस्टम खत्म हो गया है, तो मैरिज इज अगेंस्ट विल,
बैन कर दी गई हैं। तो नो मैरिज, अगेंस्ट विल, ये खत्म कर दी गई है। हम ये देख पाते हैं कि जो मैरिजेस हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बन गई हैं, तो सोशल थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने देखी थी। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बन गई है। हमने बच्चे डाइवोर्स देखा, डाइवोर्स का एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, जिसमें डाइवोर्स एक तरीके से लीगल हो गया है। ठीक है, हमने बच्चे वुमेन्स को ये कहा कि आप वर्क करिए, काम कर सकती हैं, आपको काम करने की पूरी आज़ादी है, इसके लिए अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी प्रोवाइड की जाएगी, तो जॉब ट्रेनिंग अलाउ कर दी गई थी। ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे जो कि विमेन्स को देखने को मिले, लेकिन जो विमेन्स बहुत लंबे समय से मांग कर रही थी कि उनको आ, वो चाहिए, वोट करने का अधिकार चाहिए, वो नहीं मिलता है बेसिकली ने। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नो वोटिंग राइट, और इनकी लड़ाई वोटिंग राइट के लिए लड़ते रहते हैं। और ऐसा नहीं था, देखो फ्रेंच इतना मॉडर्न हो गया था उस समय, लेकिन फिर भी वोटिंग राइट नहीं था, और वोटिंग राइट इनको 200 साल तक आगे तक नहीं मिलता है। 1946 में जाकर इनको वोटिंग राइट मिलता है। ठीक है, तो 1946 में जाकर इनको वोटिंग राइट मिलता है। तो ये शुरुआत इनकी बहुत अच्छी हुई, लेकिन फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं कह सकते हो कि ये पीछे रह गए दुनिया से। ठीक है, दूसरी हम बात करें, उस समय स्लेवरी बहुत चलती थी बच्चे, स्लेवरी, गुलामों को रखना, उनकी खरीद फरोख्त, ये बहुत चलता था। इसके पीछे कुछ कारण थे, है ना। स्लेवरी एक बड़ा रीजन रहा। अब देखो स्लेवरी ऐसा नहीं था कि सिर्फ फ्रांस कर रहा था, मैं कहूंगा कि पूरा यूरोप स्लेवरी में इंडल्ज था। उनके लिए फायदे का सौदा होता था। होता यह था कि बच्चे, जो यूरोप का व्यक्ति है ये जाता था अफ्रीका, और यहां से स्लेव्स खरीदे और इनको लेकर जाता था कैरेबियन आइलैंड। ठीक है, कहां पर? कैरेबियन आइलैंड, या अमेरिका, क्योंकि अमेरिका उस समय नया नया बन रहा था, तो इन्हें मैन पावर की जरूरत थी, तो वहां जाते, यहाँ इनका यूटिलाइज होते थे, और इसका प्रॉफिट जाता था यूरोप को। तो यूरोप में ऐसा नहीं था, देखो बच्चे, कि सिर्फ फ्रांस इसमें था, पूरा ब्रिटेन इसमें इन्वॉल्व था, पूरा यूरोप इन्वॉल्व था। और इंडिया में भी ये स्लेवरी वाला ट्रेडिशन चलता है। ब्रिटिशर्स बहुत बाद में आते हैं, है ना, और स्लेवरी इंडिया में चलाते हैं, यहाँ के लोगों को लेकर जाते हैं अफ्रीका। और अच्छा, ऐसा नहीं था कि इनको, अच्छा, जो यूरोप वाले जो अफ्रीका गए, है ना, और यहाँ से इन लोगों को हायर किया, हायर क्या किया, खरीदा बेसिकली, और इनको ले जाके कैरेबियन आइलैंड या अमेरिकन आइलैंड पे छोड़ दिया। अब जो ले जाने वाला प्रोसेस था ये बहुत दर्दनाक होता था। जो स्लेव से ये खड़े करके ले जाए जाते थे, इनको बैठने की जगह नहीं देते, क्योंकि कहा जाता था कि बैठोगे तो ज्यादा जगह घेरोगे, और शिप्स में जगह कम है, तो आप खड़े होकर जाओ। तो कई महीनों की यात्राएं ये करते थे, तो खड़े होकर, और ऐसा नहीं, आ, एक से एक सटकर, एक से एक चिपक कर खड़े होते थे, है ना, ताकि जगह कम घेरेंगे। बहुत से लोग मर जाते थे बिटवीन द ट्रेवल्स, बच जाते थे, वो बेचारों की जिंदगी मरने से भी गई गुजरी हो जाती थी। तो यूरोप जो आज हमको या पूरी दुनिया को ह्यूमैनिटेरियन का पाठ पढ़ाता है, वो पहले खुद देख ले उसने क्या किया है, अमेरिका ने क्या किया है। तो खैर, हिस्ट्री बहुत गंदी रही है यूरोप की, दर्दनाक नहीं कहेंगे, गंदी रही है, काफी निचले स्तर की रही। तो बेहतर है कि कोई किसी को कमियां ना गिनाए, तो वो ज्यादा बेहतर है। खैर, इनको ले जाया जाता था ताकि प्लांटेशन में काम करें, ये खेतों में काम करें, शुगर्स के लिए काम करें, शुगर मिल्स के लिए काम करें, नई फैक्ट्रीज लग रही हैं उनके लिए काम करें। ठीक है, इसने भी चलता है। फ्रांस वो पहला देश बना जिसने स्लेवरी को खत्म किया। हालांकि इससे पहले ऑलरेडी स्लेवरी खत्म की जा चुकी थी डच द्वारा, फ्रांस ने 1794 में
1794 में एंड द स्लेवरी, स्लेवरी को खत्म कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि खत्म हो गई थी। 1804 में नेपोलियन आता है और ये दोबारा से रीस्टार्ट कर देता है, रीस्टार्ट स्लेवरी, जो कि फाइनली जाके 1848 में फ्रेंच और फ्रेंच कॉलोनीज से फाइनली अबॉलिश की जाती है। फाइनली इसको खत्म किया जाता है। ठीक है, तो बच्चे फाइनली इसको खत्म किया जाता है। अब बात करते हैं, एक शब्द आया है, एक व्यक्ति का नाम आया है, नेपोलियन। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, ये है क्या। देखो बच्चे, जो नेपोलियन है, नेपोलियन ये पैदा होता है, मतलब पैदा तो खैर हालांकि ये 1769 में हो जाता है पैदा। 1769 में ये बर्थ करता है ना, और 1821 में इसकी डेथ होती है। लेकिन इसका जो रेन है ना, वो रेन रहता है इसका फ्रॉम द 1804 टू 1815, यहाँ तक ये, और यह यूं को 1813 तक, यहाँ तक ये अपना कंट्रोल चलाता है, पूरा राज करता है एक तरीके से, वो सिनेरियो रहता है। ठीक है, अब देखो, जो नेपोलियन था, ही वॉज द बिग सपोर्टर ऑफ जैकोबिन क्लब। तो जो लड़ाई हुई थी, जो फर्स्ट रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1789 में, उसने इसमें पार्टिसिपेट किया था और काफी अच्छा पार्टिसिपेट किया था, है ना, और एक तरीके से लीड किया था, कह सकते हो कि मिलिट्री वाइज इसने लीड किया था उसे। जैकोबिन क्लब का काफी सपोर्टर रहा है स्टार्टिंग से ही, तो आइडियोलॉजीज वही रॉबेस्पियर वाली ही इसकी रही हैं शुरू से, है ना, तो वो सिनेरियो है। और 1793 में, अच्छा इसका नेपोलियन बोनापार्ट इसलिए भी खास है, एक तो इसका कद काठी नहीं था, है ना, वो बहुत छोटा था, बोना था, तो इसका बोना, तो वहीं से शब्द आ गया बोनापार्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो 1793 में ये बन जाता है ब्रिगेडियर जनरल। ठीक है, ये बन जाता है ब्रिगेडियर जनरल। 1797 में ये ऑस्ट्रिया को डिफीट करता है, और ऑस्ट्रिया को जैसे ही डिफीट करता है, ये बन जाता है नेशनल हीरो। ठीक है, और एक ट्रीटी साइन करता है, ट्रीटी ऑफ कैंपो फॉर्मियो। कैंपो फॉर्मियो, ये ट्रीटी साइन करता है और ऑस्ट्रिया को बिल्कुल घुटनों पर ला देता है। ये इसकी पहली जीत थी, पहली बड़ी जीत, हालांकि कई बार जीता है ना, ये इसकी पहली बड़ी जीत थी। इसके बाद 1798 में नेक्स्ट वॉर ये लड़ता है। 1798 में एक ही नेक्स्ट वॉर लड़ता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं बैटल ऑफ नाइल। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जैसे मैंने आपको बताया था कि आ, वो आता है, स, एक, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जो मैं याद कर रहा था बार बार। हाँ,
देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एक नेशनल असेंबली बनती है। मैंने आपको बताया था कब बनती है, 1790 1789 1789 से लेकर 1791 तक ये नेशनल असेंबली काम करती है। ठीक है। अब ये जो बच्चे, जो नेशनल असेंबली है, ये अपना काम करती रहती है, लेकिन बाद में चलकर नेशनल असेंबली को चेंज कर दिया जाता है और इसको नया नाम दिया जाता है, दैट इज 92। इसको नेक्स्ट नाम दिया जाता है कन्वेंशन। ठीक है, इसको नया नाम दिया जाता है कन्वेंशन, है ना। और इस कन्वेंशन को भी आगे चल के 1794 में, जब रूसो खत्म होता है, रॉबेस्पियर खत्म होता है ना, तो इस कन्वेंशन को नाम चेंज करके डायरेक्टर नाम दे दिया जाता है। और डायरेक्टर एक बॉडी थी जिसमें 5 लोग शामिल थे, और ये पूरे फ्रांस को गवर्न कर रहे थे बेसिकली। ठीक है। तो डायरेक्टर एक बॉडी है जिसमें 5 लोग रहेंगे, ठीक है, जिसमें जो कि पूरे फ्रांस को गवर्न करेंगे। हाँ, अब आते हैं बोनापार्ट की बात कर रहे थे। ठीक है। ट्रीटी ऑफ कैंपो फॉर्मियो, ट्रीटी ऑफ कैंपो फॉर्मियो। हाँ, देन उसके बाद होता है बैटल ऑफ नाइल, जिसे ये हार जाता है एट द हैंड ऑफ ब्रिटिश। तो ब्रिटिशर्स डिफीटेड नेपोलियन। जैसे ये ब्रिटिशर से हारता है, ये चला जाता है इजिप्ट की तरफ। अब ध्यान रखना, जहां पर ये 1793 में ये ब्रिगेडियर बनता है, और 1797 में ये ऑस्ट्रिया में लड़ता है, 1798 में नाइल्स में लड़ता है, फिर ये इजिप्ट में जाके लड़ता है। इसके फ्रांस में ट्रबल चल रहा होता है, क्योंकि मैंने जैसे बताया जो डायरेक्टर्स थे, ये फ्रांस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और नेपोलियन एक वॉर हीरो बन चुका है। ठीक है। और डायरेक्टर्स नहीं कंट्रोल कर पा रहे, क्योंकि वो खुद ऑलरेडी करप्ट हो चुके हैं, है ना, मैनेज नहीं कर पा रहे उस चीज को। तो एक डिमांड क्रिएट होती है कि सर आप हट जाओ, है ना। डायरेक्टर्स को जनता ये चाह रही थी कि अभी हट जाए, क्योंकि उनसे कंट्रोल हो नहीं रहा, है ना। और त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ है फ्रांस में, एक सेवियर की जरूरत है, और सेवियर के तौर पे नेपोलियन को देखा जा रहा था। अब आप कहोगे सर नेपोलियन तो 1797 में भी जा सकता था। नेपोलियन बहुत दिमाग लगाता है, बोलता है कि नहीं, मैं तब जाऊंगा जब बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होगा ना जनता के पास कि मेरे सिवा कोई नहीं, तब जाऊंगा। ठीक है। ये लौटता ही नहीं है, ये लड़ता रहता है, जहां भी मौका मिला वहां लड़ेगा। ठीक है। डायरेक्टरी, सॉरी, इस डायरेक्टरी बोला जाएगा। ठीक है। बाद में जाकर 1800 के अराउंड ये जाके क्या करता है, डायरेक्टरी को ओवरथ्रो कर देता है। क्या कर देता है, इसे ओवरथ्रो कर देता है, जिसे बोलता है कूप ऑफ 18 बर्मायर, ब्रो मायर। इसके कूप को बोला जाता है कूप ऑफ 18 ब्रोमायर, ये इसकी यूनिट का नाम था बेसिकली। तो इसे ओवरथ्रो कर देता है, जो पहले की एग्जिस्टिंग यूनिट्स थी, एग्जिस्टिंग जो सेटअप था, उसे ओवरथ्रो कर देता है, और एक नया सेटअप इंक्लूड करता है जिसे हम बोलते हैं काउंसिलेट। डायरेक्टरी को रिप्लेस करके ये बनाता है काउंसिलेट। ठीक। क्या बनाता है, काउंसिलेट बनाता है। अब ध्यान रखना बच्चे, काउंसिलेट में होंगे टोटल 3 लोग, 3 मेंबर्स, जिसमें पहला होगा नेपोलियन, और बाकी जो दोनों बनाए ये भी इसने ऐसी पपेट बनाए अपने। तो बेसिकली कॉन्सुलेट के थ्रू ये फ्रांस को कंट्रोल कर रहा है, और कॉन्सुलेट को डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा है। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हैं फ्रांस को डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा है। ठीक है।
अब नेपोलियन वॉर, मैंने कहा इसका एक मेन काम यही था, तो ये वॉर लड़ता है 1800 में, ये वॉर लड़ता है विद इटली। इटली में, असल में इटली से लड़ाई नहीं थी, ऑस्ट्रिया ने कब्जा कर रखा था इटली पर, तो ये ऑस्ट्रिया को इटली में हराता है। ऑस्ट्रिया इन इटली, ध्यान रखना। इस समय 1800 के अराउंड नेपोलियन फ्लैग बियरर हो चुका है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का, फ्रेंच के रेवोल्यूशंस का, ये उसके आउटकम्स का एक तरीके से फ्लैग बियरर है। जहां भी ये जाता है वहां पर फ्रेंच वाली आइडियोलॉजी स्प्रेड करता है। हर देश चाहता था कि ये उनके देश में आए और एग्जिस्टिंग जो ओल्ड रिजीम है, ओल्ड जो तौर तरीके हैं, इनको खत्म करके नया जो फ्रेंच में जो डेवलपमेंट हुआ है उसे लागू किया जाए। तो जहां भी ये नेपोलियन जाता था, इसका जनता स्वागत करती थी, आर्मी विरोध करती थी और उस समय के वहां के राजा विरोध करते थे, लेकिन जनता भरपूर समर्थन देती थी। ठीक है। 1802 में ये ट्रीटी ऑफ एमिन्स साइन करता है, ट्रीटी ऑफ एमिन्स। और यहाँ पर ट्रीटी ऑफ एमिन्स में ये ब्रिटिशर्स को हराता है। ठीक है। अब ये बन चुका है एक तरीके से नेशनल, नेशनल नहीं, अब तो ये पूरा यूरोप का हीरो बन चुका है। ठीक है। तो उस समय स्ट्रॉन्ग जो पावर्स थी यूरोप में वो ब्रिटिशर्स थे, उन्हें ये हराने के बाद ये बोलता है कि अब जो हूं वो मैं हूं, पूरा यूरोप मेरे अधीन है, मुझसे बात करो। ठीक है। कंटिन्यूस वॉर इसके चलते हैं, रुकते ही नहीं है इसके वॉर। 1803 से लेकर 1815 तक, 1813 तक, सॉरी, 1813 तक कंटिन्यूस वॉर विद यूरोप, जहां भी पॉसिबल है उनमें ये लड़ाई लड़ता है। ठीक है। अब बच्चे, जिसका एक नई पॉलिसी चलाता है जिसे हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल सिस्टम। अब ये आप थोड़ा सा कहोगे कि सर इसने क्या ही चलाया है ना, और क्यों चलाया है, इस तरीके का सिस्टम चलाने की कोई जरूरत नहीं थी। तो देखो, कॉन्टिनेंटल सिस्टम चलाता है। अब कॉन्टिनेंटल सिस्टम है क्या? ये बोलता है कि अगर कोई भी ब्रिटिशर्स से ट्रेड करेगा, कोई भी यूरोपियन या कोई भी कंट्री दुनिया की ब्रिटिशर्स से ट्रेड करेगी, तो वो मेरी दुश्मन होगी। अगर आप ब्रिटिशर्स के दोस्त हो तो फिर आप मेरे दुश्मन हो, और ब्रिटिशर्स से दोस्ती ट्रेड कर रहे हैं तो मेरे दुश्मन हो। ये चाहता था कि जो ब्रिटेन है इसको अलग थलग कर दिया जाए, इसको एलिनेट कर दिया जाए, और एक बार एलिनेट कर देंगे तो इसकी पावर्स कमजोर हो जाएंगी, इसे हरा लेंगे आराम से। नेपोलियन ने सोचा तो बहुत सही था। नेपोलियन का इतना डर था यूरोप में कि किसी भी कंट्री ने ब्रिटेन से ट्रेड नहीं किया। इतना भारी डर बैठा हुआ था लोगों के मन में कि भाई, नहीं, नेपोलियन ने बोला नहीं करोगे तो नेपोलियन आ जाएगा। इतना डेंजर था ये। ठीक है। तो बच्चे, अब यहाँ पे सिनेरियो बनता है कि ब्रिटेन जो है अ, अलग पड़ गया। लेकिन जैसा नेपोलियन ने सोचा था कि ब्रिटेन अब गिड़गिड़ा के हम, जैसा इसने सोचा था कि ब्रिटेन अब गिड़गिड़ा के हमारे पास आएगा, वैसा हुआ नहीं। द रीजन इज कि ब्रिटेन सरवाइव करता रहा, और सरवाइव करने के पीछे कारण था ब्रिटेन की कॉलोनीज। उसने, ब्रिटेन ने इंडिया पर फोकस करना शुरू कर दिया, अपनी कॉलोनीज पे फोकस करना शुरू कर दिया, जिससे वो सरवाइव करता रहा। तो नेपोलियन ने जो सोचा था वैसा हुआ नहीं असल में। और धीमे 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 करके यूरोप भी नेपोलियन के खिलाफ हो गया, क्योंकि जो लोग पहले नेपोलियन को वेलकम कर रहे थे कि भाई नई फ्रीडम लेकर आ रहा है ये व्यक्ति, वो धीमे धीमे समझ गए कि ये कुछ नहीं है, बस फ्रेंच सेटलमेंट है, बेसिकली फ्रेंच के अधीन हम हो जा रहे हैं। आजादी तो वैसे, इंडिपेंडेंस तो नहीं मिल रही है, हम एक से अधीन होकर दूसरे के अधीन जा रहे हैं। ठीक है। अब ऐसा नहीं था कि सिर्फ इसने, नेपोलियन ने सिर्फ यही किया था, दूसरों पे कब्जे किया और इतना बुरा था, नहीं, कुछ इसने रिफॉर्म्स भी लेकर आया।
कुछ रिफॉर्म्स हैं जो कि आज तक दुनिया उनको फॉलो करती है। पहला है उसका नेपोलियनिक कोड। नेपोलियनिक कोड 1804, इसको सिविल कोड ऑफ फ्रांस भी बोला जाता है। फ्रांस का सिविल कोड। जब नेपोलियनिक कोड आया तो सेम तरीके से कोडिफिकेशन पूरी दुनिया में शुरू हो गया। इंडिया में भी शुरू होता है 1860 में, जब हम बोलते हैं कि हमने इंडियन सिविल कोड बनाया या इंडियन क्रिमिनल कोड बनाया। हालांकि इंडियन सिविल कोड नहीं बनाया अभी तक, है ना। सीपीसी बना है, सिविल प्रोसीजर कोड, है ना। तो सिविल कोड बने, पूरी दुनिया में बने, क्रिमिनल कोड बने, यानी कोडिफिकेशन ऑफ लॉ शुरू हो गया बेसिकली। ठीक है, ये इसी की देन है। दूसरा, इसने जो भी प्रिविलेजेस बाय बर्थ मिलते थे उनको खत्म कर दिया। तो ही फॉरवर्ड प्रिविलेज बाय बर्थ। ठीक है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप कोई भी रिलीजन फॉलो करिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। तो बेसिकली आप बोल सकते हो सेक्युलरिज्म। ठीक है, सेक्युलरिज्म इस नेपोलियन की देन है दुनिया को। ठीक। फोर्थ, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना था। फिफ्थ, स्कूल्स एंड यूनिवर्सल एजुकेशन। यूनिवर्सल एजुकेशन, ये सिनेरियो रहता है। तो कुल मिला के बच्चे देखो, एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ। जब नेपोलियन आया तो नेपोलियन ने कुछ रिफॉर्म्स लेकर आया, जैसे नेपोलियन कोड। ठीक है। तो इसमें सारे सिविल जो लॉज हैं उनको कोडिफाई कर दिया गया, यूनिफॉर्म बना दिया गया। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर इंडिया में बात होती है तो आज भी हम नेपोलियन कोड की बात कर रहे हैं। ठीक है। जो राइट्स आपको मिलते थे बर्थ से, प्रिविलेजेस बेसिकली, वो खत्म कर दिया गया। जैसे पहले फ्यूडल्स हो तो फ्यूडल्स की वजह से आपको मिल जाएगा, नोबल्स हो तो नोबल्स की वजह से मिल जाएगा, क्लर्जी में आते तो क्लर्जी की वजह से मिल जाएगा। तो वो खत्म कर दिया गया। राइट्स बाय बर्थ हो गए, प्रिविलेजेस एबॉलिश हो गए। दोनों चीज में अंतर समझना। राइट्स बाय बर्थ हो गए, प्रिविलेजेस एबॉलिश हो गए। दूसरा, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई भी किसी भी धर्म को अपनाए, हमें कोई लेने देने नहीं, सरकार खुद को अलग करेगी। मैंने आपसे स्टार्टिंग बोला था कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया तो इसमें चर्च जो थे, सबसे ज्यादा प्रहार चर्च पर किया गया। तो चर्च बेसिकली स्टेट्स अफेयर में इंटरफेयर करते थे, और ये चीज नेपोलियन को पसंद नहीं थी। नेपोलियन ने बोला कि नहीं, सरकार का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो जब धर्म से कोई लेना देना नहीं तो चर्च की हम सुनेंगे ही क्यों, तो चर्च आउट कर दिया। ठीक है। और इस तरीके से सेक्युलरिज्म की शुरुआत हुई। नए कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए, हाँ भाई, 3 बार कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी बन चुका है। पहली बार हम बोलेंगे कब बन चुका है, जब नेशनल असेंबली बनती है तब पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। ठीक है। जब कन्वेंशन 1794 दूसरी बार बनता है। तीसरी बार नेपोलियन आता है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है आके। तो 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी फॉर्म हो चुके हैं। ठीक है। और फ्रेंच के लोग मतलब इतने लिबरल हैं, मतलब इतना ठीक है कि इनको लगा यार ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ये काम का नहीं है ना, लेट्स चेंज इट। और सब बैठते हैं चेंज कर देते हैं। समझ रहे हो, बैठे और चेंज कर दिए। फिर बनाया, मजा नहीं आया, फिर चेंज कर देते। ध्यान रखना, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म परमानेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन परमानेंट नहीं है। किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन परमानेंट नहीं है। बस एक चीज जो रहनी चाहिए परमानेंट, वो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। दैट मीन्स आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में बिलीव करें, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के होने में बिलीव करें बस। कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा लिखे जाएंगे, मिटाए जाएंगे, लिखे जाएंगे, वो चलता रहेगा, वो है ना। ठीक है। इसे 1813 में वाटरलू में हरा दिया जाता है। सॉरी, 1850 में, 1815 में वाटरलू।
वाटरलू में डिफीट कर जाता है, और डिफीट इसलिए कर जाता है कि इस बेचारे के खिलाफ पूरा यूरोप खड़ा हो गया। ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रशिया, जो भी एशिया हैं सब हसिया लेकर आ जाते और इस बेचारे की हार जाता है। ठीक है, इसको जेल में बंद कर दिया जाता है। और एक आइलैंड है सेंट हेलेना आइलैंड, सेंट हेलेना आइलैंड। ठीक है, यहाँ पर इसको बेचारे को भेज दिया जाता है और जहाँ पे अल्टीमेटली इन द ईयर 1821 इसकी डेथ हो जाती है। ये था पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन का होना, जिस तरीके से हुआ। नाउ एक बार रिकैप कर लिया जाए क्या? एक बार रिकैप कर लेते हैं, है ना। ये वाला नहीं रिकैप करेंगे, हम रिकैप करेंगे ये वाला। ठीक है, तो ओल्ड रिजीम है, बेसिकली ओल्ड रिजीम। तो 1789 से पहले जो ओल्ड रिजीम थी वो कुछ इस तरीके से डिवाइडेड थी। थर्ड स्टेट्स को हैवी टैक्सेस और पॉलिटिकली वॉइसलेस ये फील हो रहा था। और 7 ईयर ऑफ वॉर, अमेरिकन वॉर, इंडिपेंडेंस, ये सब चल रहा था, इसकी वजह से पैसे कम पड़ रहे थे। ठीक है, और क्योंकि ये सब चीजें इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इसकी वजह से अब इकोनॉमिक मिजरी सेट द स्टेज फॉर रिवोल्ट, तो रिवोल्ट की तैयारी शुरू हो गई थी। 1789 में रिवोल्ट इग्नाइट्स होता है। स्टेट जनरल्स कॉल्ड द थर्ड स्टेट्स, ये वॉकआउट कर जाते हैं फ्रॉम द नेशनल असेंबली, और सॉरी फ्रॉम द स्टेट जनरल्स, और असेंबली फॉर्म करते हैं, इसे हम बोलते हैं नेशनल असेंबली, 14 जुलाई 1789। ठीक है, पेरिस क्राउड क्या करता है, बसाइल को गिरा देता है, फोर्ट बसाइल को गिरा देता है, दैट सिंबल द रॉयल डेस्पोटिज्म। ठीक है, और ग्रेट फियर्स इन द कंट्री साइड, फ्यूडल्स ड्यूज बर्न, तो जो भी फ्यूडल्स के द्वारा जो वही खाते थे वो सब जला दिए जाते हैं। दैट इंडिकेट द एंड ऑफ एब्सोल्यूटिज्म। ठीक है, लुई 16 एक्सेप्ट द नेशनल असेंबली। शेपिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रांस, तो कॉन्स्टिट्यूशन शेप किया जाता है ऑन द ईयर 4 अगस्त 1789 से शुरू होता है, और 26 अगस्त 1789 में डिक्लेयर कर देते हैं, मतलब 20 दिन बाद ही लगभग डिक्लेयर करते हैं, 12-22 दिन बाद, के राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन ये डिक्लेयर कर देते हैं। 1791 में ये कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्म होता है जो कि मोनार्की को लिमिट कर देता है विद द सेपरेशन ऑफ पावर्स। एक्टिव और पैसिव सिटीजन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो दैट वाज द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रांस को मिलता है। रिपब्लिक, इसके बाद हमारा रिपब्लिक रेडिकल फेज शुरू होता है, जिसमें ये देखते हैं कि जैकोबिन क्लब और ग्रेगोरियंस के बीच में आपस में लड़ाई होती है। ठीक है, और हम ये देखते हैं कि जैकोबिन क्लब इसमें विन करता है, मोनार्की पूरी तरीके से खत्म कर दी जाती है, किंग को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। रॉबस्पियर के अंतर्गत रेन ऑफ टेरर चलता है 1793 से लेकर 1794 तक। ठीक है, गिलोटीन का इस्तेमाल होता है, दैट हालांकि ये पूरे इवेंट में एक चीज बढ़िया होती है, वो है यूनिवर्सल मेल सफरेज मिल जाता है, यानी सबको वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं जो भी 18 साल से ऊपर के हो गए हैं। ब्रेड फिक्स, जो खाने हैं उसके प्राइस फिक्स कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज चलती है। लोग इन इसके टेरर से ही परेशान हो जाते हैं। क्या फिर सीन आता है, थर्मिडोरियन रिएक्शंस एंड डायरेक्टरी स्टेब्लिश की जाती है। रॉबस्पियर को हटा दिया जाता है, एक कंजर्वेटिव डायरेक्टरी स्टेब्लिश की जाती है, इसमें 5 एग्जीक्यूटिव्स रहते हैं। ठीक है, जो कि 2 इलेक्टेड काउंसिल्स होते हैं, बाकी अपने नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है, करप्शन, इन्फ्लेशन और इन सबको ये कंट्रोल नहीं कर पाते, जिससे डायरेक्टरी पर से लोगों का विश्वास हट जाता है, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो कि एक ऑप्शन क्रिएट करता है, एक वैकेंसी क्रिएट करता है फॉर द नेपोलियन। तो एक क्रिस्मेटिक मिलिट्री हीरो हमें देखने को मिलता है, द राइज ऑफ नेपोलियन। 18 बर्मेयर, मैंने आपको बताया था इसकी जो यूनिट का नाम था, ये डायरेक्टरी को कूप करती है और कॉन्सुलेट को स्टैब्लिश करती है। तो फर्स्ट, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, पहला हमारा वहां बन चुका था, तीसरा अब यहाँ पे आके बनेगा। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ रेवोल्यूशनरी गेन्स, तो ये पूरा सिनेरियो बनता है ना। फ्रेंच रेवोल्यूशन के कीज एस्पेक्ट्स आप देख सकते हो कि फ्यूडल फ्यूडल प्रिविलेजेस ये खत्म कर दिए जाते हैं। पॉपुलर पार्टिसिपेंट, पीपल पार्टिसिपेशन यहाँ पे शुरू हो जाता है। आइडियाज एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में ट्रेवल करना शुरू कर जाते हैं थ्रू द नेपोलियन कोड।
थ्रू द सिटीजन्स, इक्वालिटी बिफोर लॉ, नेशनलिज्म इन यूरोप यहाँ से राइज करता है। ठीक है, एंटी कॉलोनियल थिंकर्स इंडिया में इंस्पायर होते हैं इस चीज को लेकर, वो मैं भी बताऊंगा आपको। ठीक है, लिमिट्स एंड कॉन्ट्राडिक्शंस, तो यूनिवर्सल राइट्स को ये क्लेम करते हैं, लेकिन साथ ही वुमेन्स को एक्सक्लूड कर देते हैं। तो हाँ ठीक है, प्रोग्रेस हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं एक बॉटल नेक बना हुआ था। स्लेवरी जो खत्म कर दी जाती है, नेपोलियन 1802 में इसको दोबारा से रिस्टोर कर देता है। तो ये पूरा सिनेरियो चलता है। अब बात आती है कि ये आज भी मैटर क्यों करता है। तो एंड ऑफ एब्सोल्यूटिज्म इसके लिए मैटर करता है। ब्लूप्रिंट फॉर मॉडर्न सिटीजनशिप, जो कि आपको मिलती है बाय द बर्थ, राइट एंकर्ड इन द इंडिविजुअल नॉट बर्थ। तो हर व्यक्ति में ये राइट्स हैं, किसी को बर्थ से स्पेशल राइट्स नहीं मिलेंगे, प्रिविलेज नहीं मिलेंगे। ये देखने को मिलता है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, फ्रेंच रेवोल्यूशन की समरी, तो आप चाहो तो एक बार कवर कर चुके हैं, चाहो दोबारा कवर कर लो। तो 1789 फ्रेंच फॉल ऑफ बसाइल, 1791 कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, 1793-94 रेन ऑफ टेरर, 99 बोनापार्ट सीज द पावर्स। मेन आइडियाज क्या थे, ये इसके आउटकम है, मेन आउटकम्स है, इनको देख लेना। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो हमें एज सच प्रेम्बल में देखने को मिलेगी। एंड ऑफ फ्यूडल प्रिविलेजेस, राइज ऑफ सेकुलरिज्म एंड नेशनलिज्म, ये दोनों ही हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेगी। प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, ये भी हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेगी। तो मेन आइडियाज हमने एज सच इंस्पायर हो गए हैं। इंस्पिरेशन हम देखेंगे, सिर्फ जो यूरोप में हो रहा था, जो फ्रांस में हो रहा था, उसका इम्पैक्ट इंडिया में भी पड़ रहा था। जैसे राजा राम मोहन रॉय, जिस समय अराउंड द 1815 और 1820 के आसपास ये राजा राम मोहन रॉय थे। तो ये नए आइडियाज को इंडिया में लेकर आते हैं, और उस समय लेकर आते हैं इंडिया में जब इंडिया में शायद ही अखबार पढ़ने की परंपरा रही हो। तो पहला ये अखबार भी स्टैब्लिश करते हैं, इंडिया के द्वार खोलते हैं दुनिया के लिए, और दुनिया की जो नॉलेज है उसको एंट्री कराना शुरू करते हैं बेसिकली ये। तो राजा राम मोहन रॉय, महात्मा गांधी, जो कि बाहर जाकर विदेश में पढ़ते हैं, फिर नए आइडिया से प्रभावित होते हैं। ठीक है, इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, ये हमको देखने को मिलता है। नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी यूरोप से काफी अटैच रहे हैं, तो वहाँ के आइडियाज भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिले हैं। ठीक है, encourage that idea that colonial rule could be challenged and replaced with self rule। तो ये बोलते हैं कि कॉलोनियल रूल को भी हम खत्म कर सकते हैं और सेल्फ रूल लागू कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से इंस्पिरेशन था, जहां हम स्वराज की बात कर रहे थे। ठीक है, कंप्लीट राज की बात कर रहे थे, कंप्लीट फ्रीडम की बात कर रहे थे। ब्रिटिश का रिएक्शन क्या था, जो ऐसा होना चाहिए कि इन सब चीजों को दबाया जाए, तो कैसे दबाया जाए। ठीक है, तो रिप्रेशन, और जो भी ये आइडियाज फॉलो हो रहे हैं इनको रोका जाए। क्रैकडाउन ऑन डिसेंट एंड टाइटर कंट्रोल ओवर एजुकेशन, प्रेस, इनको कंट्रोल किया जाए। आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, तो हमें आइडिया ऑफ नेशनलिज्म और सिविल राइट्स इंडिया में देखने को मिलते हैं। कंट्रीब्यूशन टू द राइज ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड कॉन्सेंस टू द 19th सेंचुरी ऑफ इंडिया। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में देखोगे तो बर्थ ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसीज, जो आज वर्ल्ड एंजॉय कर रहा है, वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, फाउंडेशन फॉर मेनी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड। इन्फ्लुएंस बियॉन्ड द लैटिन अमेरिका, सिर्फ लैटिन अमेरिका नहीं, पूरे यूरोप और पूरे वर्ल्ड में ये यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ से इवॉल्व होता हुआ दिखाई देता है। तो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, ये देखने को मिलता है। इसी से इंस्पायर होकर आपको देखने को मिलेगा क्या कहते हैं, मतलब जो अमेरिका है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो मोनार्कीज खत्म होती है, राइज ऑफ नेशनलिज्म ये देखने को मिलता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल व्हाट वी गेट फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन। आई होप कि ये चीज समझ में आई होगी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों मैंने इतने इसमें 5 क्लासेस दी हैं ऑलरेडी। वैसे मैं किसी भी रेवोल्यूशन को इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानूंगा, मानना ही मानता हूँ, क्योंकि पहला रेवोल्यूशन है जो कि फाउंडेशन रखता है बाकी सभी रेवोल्यूशन के लिए। बाकी सभी रेवोल्यूशन कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट है, कहीं ना कहीं थोड़े से मॉडिफाइड करके वर्जन है उनके, है ना, लेकिन ओरिजिनलिटी यही है, यही ओरिजिनल है। ठीक है, सो दैट्स ऑल व्हाट वी गेट फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।